जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ होने का तमाचा। शाम के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश मौसम को सुहाना कर रही थी। गंगा जी अपने बेटे के लिए, जो अभी अभी ऑफिस से आया था, ममतावश आकर अदरक इलायची वाली चाय और कुछ नाश्ता लेकर गए तो माँ को अपने कमरे में देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्सा होते हुए बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए। अरे ऑफिस से आने के बाद तो 2 पल चैन के बिताने दीजिए, और यह क्या, आज भी लगता है ढंग से नहा ही नहीं हो। कितनी बार कहा है रगड़ रगड़ के नहाया करो। जब जब इस कमरे में आती हो एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हो। हर बार कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़कना पड़ता है। एक कोने में क्यों नहीं पड़ी रहती हो? आप क्यों भूल जाती हो ये आपका गांव नहीं है, जो जब मन किया मुंह उठाकर किसी के भी कमरे में चली गई। अरे बहू बेटे का कमरा है, कुछ तो शर्म किया करो। नम आंखों से गंगा जी बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, चाय रख दीजिए और जल्दी से मेरे कमरे से बाहर जाइए। बेटे की बात सुनकर गंगा जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने में बेटा फिर से बोला, अब क्या खड़े खड़े मुझे घूरती क्यों जा रही हो? अब क्या बहू बेटे के कमरे में बसने का इरादा है? जाइए यहाँ से। तभी गंगा जी की बहू सुमन कमरे में प्रवेश करती है। डार्लिंग, कैसा रहा तुम्हारा पूरा दिन ऑफिस में? सुमन गले में हाथ डालते हुए बोली, जान आज तो दिन भर अपनी सहेलियों के संग किटी पार्टी में डांस करते हुए तो मेरा पूरा बदन ही टूट रहा है। मुझसे तो अब घर का कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने ही दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच खाई थी। तभी सुमन ने कहा, ये बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं माय डियर वाइफ, माँ चाय देने आई थी। माँ देख नहीं रही हो आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से? जाकर इसके लिए गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय लेकर आओ और थोड़ी देर अपनी बहू का सर दबा दीजिए। तभी अचानक से गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से दोनों बहू बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? इतने में एक और जोरदार तमाचा संजय के गाल पर पड़ा। बस बहू धुआ, तुम लोगों का शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लेते। सुमन ने कहा, सासू माँ अपनी हद में रहिए। आज तो जैसे गंगा जी के ऊपर भूत ही सवार हो गया था। उन्होंने एक और जोरदार तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। अच्छे से जानती हूँ बहू तुम्हें, निहायती बदतमीज और बदचलन औरत हो तुम। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए अपनी सारी सभ्यता संस्कृति ही भूल गई हो। अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी तो सारी अंग्रेजी निकलकर बाहर आ जाएगी, समझी तुम भूल रही हो बहू, मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम्हारी सास हूँ। और बेटा वह तो बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी माँ के दर्द रत्ती भर भी एहसास नहीं होता? और तुमने क्या कहा था, आज माँ के हाथों की चाय पीने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में खुद से तुम्हें कभी दूर नहीं किया, जब तुम्हें आए दिन बुखार, टाइफाइड, दस्त, उल्टी, चिकनगुनिया और ना जाने क्या क्या बीमारी लगी रहती थी, तो मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतारने तक का नहीं दिया। तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो लालत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ गवार ही ठीक है। कम से कम वह अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर इस काबिल बनाया था कि बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार कर दो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बेटे बहू माँ का यह रूप देखकर सन्न खड़े रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। इतना कहकर गंगा जी फूट फूट कर रोने लगी।
भरी जवानी में गंगा जी विधवा हो गई थी। अकेले उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। फिर शादी की। सोचा था कि बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनका अकेलापन और दर्द वह सहती आ रही हैं वह खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। दरअसल 2 महीने पहले की ही बात है। गंगा जी की बहू का जन्मदिन था और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। गंगा जी अपनी खटिया पर लेटी हुई थी कि तभी दरवाजे पर एक जोरदार झटका सा लगा और दरवाज़ा खुल जाता है तो 2 आदमी गंगा जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे रख देते हैं। गंगा जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उनसे पूछती हैं, यह सब क्या हो रहा है? तो उन 2 आदमियों ने कहा, माँ जी, हमें इस कमरे की ट्यूबलाइट खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है। पर किसने भेजा है तुम्हें? तो उस आदमी ने कहा, माँ जी, आपकी बहू ने। उनकी बहू सुमन भी उसी समय कमरे में आ पहुंची और कहती है, अरे जल्दी जल्दी खोलो, ट्यूबलाइट बाहर बरामदे में भी लगानी है, थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। गंगा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, यह लाइट खुलवाकर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना लाइट के मैं कैसे रहूँगी? अभी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कम से कम कमरे में एक लाइट तो रहने दो। पहले से ही मेरा बिस्तर छीनकर खटिया लगवा दी, जिससे मेरी गर्दन का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर तुमने इतनी गर्मी में पंखा भी निकलवा लिया था और अब ऊपर से यह लाइट भी नहीं रहेगी तो मैं कैसे अंधेरे में सो पाऊंगी? सुमन अपने दांत पीसते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे ये छत और 3 पहर का खाना बैठे बिठाए मिलता है, इसके लिए मेरा शुक्रिया मना। बिस्तर और लाइट पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा? दिन भर पड़े रहना और चरना, इसके अलावा और काम ही क्या करती हो तुम? गंगा जी बेचारी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई और फिर से जाकर अपनी खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगती हैं। आज घर में पार्टी थी। गंगा जी की बहू सुमन का जन्मदिन था, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के हर कोने को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा था, वहीं गंगा जी के कमरे में एक छोटी सी लाइट भी हटा दी गई, जहां पूरे घर में रोशनी ही रोशनी थी। दूसरी तरफ गंगा जी के कमरे में एकदम अंधेरा। सुमन और संजय भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई सुमन से कहता है, मैडम जी, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है तो मैंने किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर बहुत सुस्त है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ, नहीं तो पार्टी शुरू होने से तक बहुत लेट हो जाएगा। पर मैडम जी, मुझे एक और सहायिका की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में सुमन ने कहा, अच्छा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? तो उस हलवाई ने कहा, मैडम जी, सब्जी काटने, झूठे बर्तन धोने, गाजर का हलवा बनवाने तथा साथ साथ पूड़ियाँ बेलने के लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी। सुमन ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो यह सारा काम अकेले ही कर देगी। सुमन ने यह कहकर थोड़ी ही देर में गंगा जी को रसोई घर में लेकर आई और हलवाई से कहा, यह लो, यह रही तुम्हारी सहायक, यह तुम्हारे संग सारे काम कर देगी। हलवाई ने बड़े आश्चर्य से गंगा जी को देखते हुए कहा, पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग है, यह कितने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े पतीले ये कैसे धो पाएगी? कप कपाते हाथों से ये सब्जी कैसे काटेगी? इतने में सुमन ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इससे जिसका काम करने दो। यह कहकर सुमन वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने गंगा जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर ये सारी गाजर काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर हलवाई गंगा जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सारी सब्जियाँ?
अच्छा बताओ अम्मा, घर में और कोई नहीं है क्या तुम्हारे, जो तुम इस उम्र में भी काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, पर अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में इतना कठिन काम। अरे यह उम्र तो तुम्हारे आराम करने की है। लगता है अम्मा कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। मजबूरी इंसान से ना जाने क्या क्या करा देती है। तभी गंगा जी ने कहा, क्या करूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को हार माननी ही पड़ती है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है अभी, वह मेरी बहू है। गंगा जी के इतना कहते ही उस हलवाई ने कहा, क्या वह आपकी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकरानी का काम कर रही हो? पर क्यों अम्मा? बेटा कहाँ की मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ जिस पर बेटे बहू एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं। बेटा माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, पर ये कोई नहीं जान सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर आके पड़ेगी। हलवाई गंगा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी गंगा जी ने कहा, चलो बेटा अब मुझे यह बताओ क्या करना है। यह बता दो भाई, बूढ़ी हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगी। उस पर अगर हम बातें करने लगेंगे तो देर हो जाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ी सी तो फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही मिलना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी सुमन रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुझे बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मेरे सारे मेहमान को कह दिया है कि मेरी सास हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए गई है, इसीलिए गलती से भी अपना ये मनहूस चेहरा मत दिखाना, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर गलती से भी गलती हो गई तो आज तुझे इसी रसोई में काट कर और पका कर सारे मेहमानों को सर्व कर दूंगी। अब क्या था, इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और इधर खाना बनकर तैयार हो गया था। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे गंगा जी की हालत खराब थी, ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता कर आता, पर गंगा जी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई आकर गंगा जी से कहता है, अम्मा बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। गंगा जी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी। गंगा जी को खाते हुए देख लिया तो बहू उनका खाना पीना सब बंद कर देगी और हलवाई के कहने पर वह बाहर जाकर आराम करे, यह भी कैसे हो सकता था। एक तो रसोई में पसीने से तरपतर थी, ऊपर से उनके कमरे की लाइट पंखा भी हटा दिया गया था। अब सारे मेहमान चले गए और सुमन रसोई में आई तो उसने हलवाई को पैसे दिए तो उस हलवाई ने कहा, मैडम जी बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे साथ में आए एक सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा। मैं किसी और को क्यों कुछ दूंगी, बर्तन धोने वाली यहाँ है मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूँ। और तुम अपने सहायक से कहना जो खाना बचा है वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। उस हलवाई ने कहा, पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी, इनसे तो हिलाए भी नहीं जाएंगे। यहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं आपने, तो थोड़े से पैसे और खर्च कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। इतने में सुमन भड़कती हुई कहती है, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, अब तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें मिल गए हैं, अब अपना रास्ता नापो और तुम्हें इस बुढ़िया की ज़्यादा दया आ रही है तो इसको अपने साथ ले जाओ। सुमन के गुस्से से घबराकर हलवाई ने अपने सहायक को जल्दी से खाना समेटने को कहा। इतना कहकर हलवाई गंगा जी को एक दया की दृष्टि से देखा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सुमन गंगा जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, वह सारे बर्तन तुझे ही धोने हैं, क्योंकि
थोड़ी ही देर में इसे लेने वाले आ रहे हैं और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। गंगा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, पहले मुझे खा लेने दो, फिर ये सारे बर्तन मैं धो लूँगी। यह सुनते ही सुमन गुस्से भरे स्वर में बोली, यह सारा काम पहले ख़त्म करो, फिर खाना खा लेना। मुझे पता है अगर पहले ही तुझे खाना मिल जाएगा तो तू सुस्ता सुस्ता कर काम करेगी, इसलिए पहले काम ख़त्म करो। जब सरस्वती गंगा जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, पर अंत में उन्हें मिला क्या? पूरा काम करने के बाद भी थोड़ा सा दाल और चावल। मैं सोचने लगी कि आखिर क्या पाप किया था मैंने, जो यह दिन देखना पड़ रहा है। 56 प्रकार के भोजन बनाए गए, पर मिला क्या? दाल और चावल। अब उसको ही खाकर भूख को मिटाना पड़ेगा। गंगा जी यह सोचते हुए झूठे बर्तन को समेटने लगीं, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती हैं तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिठाई, खीर, पूड़ी और एक पनीर का चीला चटनी के साथ रखा था। गंगा जी समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए खीर, पूड़ी और पनीर का चीला चटनी छोड़ गया। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। गंगा जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी। तभी उनका बेटा संजय वहां आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ, इतना खाती हो, वो सब कहाँ चला जाता है? यह सुनकर गंगा जी कहती हैं, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हो, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान खाती हूँ। लोग बच्चों के लिए इतनी मन्नतें क्यों मांगते हैं, जो बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, और ऊपर से इतने दिनों से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हो। अरे कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? अरे तुम्हारे खर्चे उठाते उठाते तो मैं ही ऊपर चला जाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से तीर के समान चुभने वाली बातें सुनकर गंगा जी से कुछ बोला ही नहीं पाई, और संजय की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू झरझर कर कर बहने लगे। खैर, इन सब बातों को बीते अभी 4-5 दिन ही हुए थे। गंगा जी को इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन गंगा जी घर के आंगन में बैठकर बर्तन मांज रही थी कि तभी वहाँ पर हलवाई आ जाता है। उसे देख सुमन, जो वहीं आंगन में बैठी अपने चाय पकौड़े का आनंद ले रही थी, उसने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई ने कहा, मैडम जी, वह उस दिन मेरी एक पूड़ी बनाने की बेलनी यहीं छूट गई थी, शायद तो वही लेने आया हूँ। सुमन ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर रसोई में देख लो। और हाँ, ये बुढ़िया, तू भी जा इसके साथ, अंदर देखना कहीं ये हमारा कोई कीमती सामान अपने साथ न ले जाए। गंगा जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस बेलनी के बहाने आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। इस उम्र में भी सब्जियाँ इतनी अच्छी बना लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो, कितनी कुशलता से सारे काम करती हो, और तुम्हारे गाजर का हलवा का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ एक बड़े सेठ जी हैं, यहाँ उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है। वैसा ही हलवा अगर तुमने उस दिन बना दिया, यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। हलवाई की बात सुनकर गंगा जी ने कहा, पर मैं यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटे बहू की गुलामी की ज़िंदगी से परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे काम का पता चला तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को करवा कर ही पीस डालेंगे। ना बाबा ना, अब तो तुम रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर कहीं नहीं दिखाना। गंगा जी की बात सुनकर हलवाई ने कहा, तुम यहाँ से कोई भी बहाना बनाकर निकल लाओ अम्मा। तुम अपने बेटे और बहू की गुलामी क्यों सहती हो? अब तुम्हारे पास अच्छी खासी कमाई होगी, और वह भी अच्छी खासी, तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। ज़रा सोचो। और हाँ, यह लो मेरा नंबर, अगर करने का मन करे तो बस इस नंबर को मिला देना।
एक बात याद रखना अम्मा, यह कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। यह कहकर हलवाई वहाँ से चला गया। गंगा जी को तो हर रोज़ रात की बासी और ठंडा खाना ही मिलता था, पर आज पता नहीं सुमन के ऐसा कहने पर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह खाना बनाकर रख देती हैं और मंदिर जाने का बहाना बनाकर उस हलवाई को फ़ोन करके उसे काम के लिए हाँ कर देती हैं। वह जब भी हलवाई कहता वह वहीं चली जाया करती थी हलवा बनाने के लिए। उस सेठ के हलवा बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें कईयों ने अपने घर हलवा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह ज़्यादातर मंदिर के बहाने से घर से निकलने लगी। इस पर सुमन को शक भी हुआ, पर उसने सोचा चलो घर के काम करके ही तो जाती है, जाए जहाँ भी जाना है। उसने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह अपने घर का पुराना सामान समझकर इस्तेमाल कर रही है वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और गंगा जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन संजय घर आकर सुमन से कहता है, सुनो, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? सुमन ने पूछा। एक किराए का घर देख रखा है, मैं इस बुढ़िया को आश्रम छोड़ दूँगा और हम एक साथ उस किराए के मकान में रहेंगे। इस तरह हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे। इस बुढ़िया का बोझ कौन ढोएगा? संजय ने ये सारी बातें अपनी पत्नी से कहीं। फिर एक दिन सुबह गंगा जी से बोला, चलो माँ, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देता हूँ। अब यह घर मैंने किसी को बेच दिया है, तो इसलिए हम किराए के घर में रहने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारा बोझ मैं अब और नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मनुष्य हो तुम, हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई। अपने बेटे की यह बातें सुनकर आंखों में आंसू ले गंगा जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, बेटा बस 10 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। गंगा जी अब जैसे ही छुपते छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने के लिए जाती थी, जहाँ से अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। तो करीब ऐसे ही 10 दिन निकल गए। अब तो गंगा जी के पास खर्च के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज़्यादा मिलने लगे। गंगा जी दिन में गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती थी, ताकि बेटे बहू को लगे कि किसी की माँ भीख मांग कर अपना पेट गुजारा करती है। वह भी कुछ नहीं पूछते थे। वह सोचते थे कि चलो, हमसे तो पूछा छूट रहा है इस बुढ़िया का। एक दिन गंगा जी को उस हलवाई ने बताया, अम्मा, विदेश में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही गंगा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागज़ तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो गंगा जी रोज़ की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और उस झोली में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गईं और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो गईं। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। गंगा जी ने भी अपने हिंदुस्तान का फेमस दाल बाटी चूरमा तथा देसी आइटम बनाने लगी। कुछ समय बाद लगभग सारा खाना तैयार होने को आया तो उन्होंने एक परात में गोबर के बने हुए उपले जलाकर बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से बाटियों को सेकना शुरू कर दिया। दाल बाटी की सुगंध पूरे रसोई घर में फैल रही थी। कुछ समय के बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया तो पहले तो गंगा जी के खाने की तरफ किसी ने झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों की सारी भीड़ गंगा जी के खाने पर ही टूट पड़ी। लोगों का उनका दाल बाटी चूरमा इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए।
यह देखकर गंगा जी की आंखें भर आईं। इस स्टेज पर उन्हें 2 करोड़ डॉलर की धनराशि भी दी गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज गंगा जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 2 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधाएं दी गईं। गंगा जी ने ठान लिया था कि अब वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गईं तो बहू बेटे उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक राजस्थानी रेस्टोरेंट खोल दिया। ऐसे ही दिनों दिन गंगा जी का नाम अखबारों में चर्चित होने लगा था। विदेश में उनकी दाल बाटी मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। इतवार का दिन था। गंगा जी के बहू बेटे घर पर ही थे और उनकी बहू टीवी पर सीरियल देख रही थी कि गलती से उसने कोई बटन दबा दिया और चैनल बदल गया जिस पर गंगा जी का इंटरव्यू चल रहा था कि तभी सुमन चिल्लाते हुए बोली, बेबी देखो, तुम्हारी माँ टीवी पर आ रही है। संजय ने सोचा मुझे परेशान करने के लिए मजाक कर रही होगी, लेकिन जब सुमन लगातार संजय को आवाज़ लगा रही थी तो संजय अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। गंगा जी को टीवी पर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका सर चकरा गया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ विदेश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मरा गई होगी। दोनों के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने कहीं से जुगाड़ करके अपनी माँ का फ़ोन नंबर निकलवा लिया और उन्हें फ़ोन किया। उन दोनों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और घर आने को कहा, लेकिन गंगा जी ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वे दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोलते रहे, मगरमच्छ की तरह नकली आंसू भी बहा रहे थे कि माँ पिघल जाएगी, लेकिन दरअसल गंगा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और कहा, मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मैं तो यहाँ विदेश में रहती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। दोनों गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन गंगा जी ने नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने यह कहते हुए फ़ोन काट दिया। आज गंगा जी का पोता 18 साल का हुआ तो उन्होंने अपने पोते के बैंक अकाउंट में उसके भविष्य के लिए कुछ पैसे डाल दिए और वह विदेश में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। प्रिय दोस्तों, गंगा जी ने अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया वो सही था या गलत? क्या गंगा जी ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो कदम उठाया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।